Good evening, everyone. Today we are going to discuss very interesting chapter that is French Revolution. Myself नितिन सिंह राजपूत. Today आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं और आपकी हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है, तो आप सभी को ये टॉपिक पढ़ना बेहद जरूरी है. आप क्लास 9 और क्लास 10th में भी यही नेशनलिज्म हीरो इस लेसन में ये टॉपिक 5 मार्क्स के लिए आएगा. तो वी बी श्योर दैट वी शुड रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन. See, in 1789, on 14 July 1789, what happened? What happened in France, particularly in Paris? Today we are going to discuss about the first topic, revolution. When we do revolution, revolution हम कब करते हैं? हम revolution कब करते हैं? जब injustice होता है. When we raise our voice against the injustice, that is, we do revolution. See, French Revolution on 14 July 1789, 7,000 people gather in town hall. पेरिस में 7,000 पीपल इकट्ठा हो गए 14 जुलाई 1789 के दिन. रूमर स्प्रेड द किंग वुड सून सेंड अ ट्रूप्स ऑफ आर्मी ओपन फायर, सो पीपल डिसाइडेड टू फॉर्म देयर मिलिटिया. 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ, यहां पेरिस के अंदर टाउन हॉल के अंदर 7,000 लोग इकट्ठा हो गए और एक रूमर फैला था, राजा लोगों के ऊपर ओपन फायर करने वाला था. So that's why people gather in town hall and they wanted to frame their own people's militia. लोग अपना खुद का आर्मी फॉर्म करने वाले थे, इसलिए लोग इकट्ठा हुए. Then what did people do then? When people gathered in town hall, उसके बाद उन्होंने लोगों ने क्या किया? See, they broke into number of government building in search of arms. So people wants arms to attack on the soldiers of King Louis XVI. The name of the king is Louis XVI. तो लोगों ने गवर्नमेंट के बिल्डिंग पे अटैक किया और लोगों ने वेपन्स को सर्च किया. सो पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मार्च टू ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी. और लोगों ने ईस्टर्न पार्ट, पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में लोग गए और लोगों ने वहां पे आर्म्स को, वेपन्स को सर्च आउट किया. एंड दे अटैक ऑन फोर्टिस दैट बैस्टिल फोर्ट. लोगों ने बैस्टिल फोर्ट पे अटैक किया और बैस्टिल फोर्ट in search of weapons. Why people attack on Bastille Fort? In search of weapons they attack and hoarded ammunition. Now what is meaning of hoarded? Hoarded का मतलब होता है छुपाया हुआ, hidden, and hidden stock ammunition, that is weapons. So here people attack on Bastille Fort. लोगों ने Bastille Fort पे अटैक किया और यहाँ पे जो छुपाया हुआ जो भी weapons थे उसको सर्च आउट करने के लिए लोगों ने अटैक किया. Now people attack on Bastille Fort. So see, in the fight the commanders of the Bastille Fort was killed. वहां जो कमांडर था Bastille Fort का, उसको मार दिया गया और लोगों ने उसको मार दिया. और what did people do? People release the prisoners. यहाँ पे जो राजा ने जो अनकंट्रोल पावर से इन लोगों को रखा गया था, इन लोगों को वहां से रिलीज कर दिया. और यहाँ they got only 7 people. वहां केवल 7 लोग थे, उन 7 लोगों को रिहा कर दिया. Bastille was the hated by all. Why did people hate all the people of Paris or the people of France? Why did they hate? लोग Bastille Fort को hate क्यों करते थे? Because it is the despotic power of the king. It represents the uncontrolled power of the king. So that's why all the people of the France they hated the Bastille Fort. अब लोग काफी हेट करते थे Bastille Fort को. राजा अनकंट्रोल पावर से यहाँ लोगों को बेवजह से वहां पे जेल में डाल दिया करता था. People attack on Bastille Fort. People demolish the fort and sold the parts in the market. Demolish come to an end. लोगों ने इस Bastille Fort को पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर दिया, पूरी तरह से खरा नाश, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर दिया, पूरी तरह से वो तहस नहस हो गया. और उसके जो पार्ट्स थे, ऑल द पार्ट्स ऑफ द Bastille Fort के जितने भी स्टोन्स हो गए, फ्रैगमेंट्स हो गए, टुकड़े होंगे, पीसेस होंगे, इन सभी को मार्केट में सेल कर दिया. आइदर पीपल सोल्ड द पार्ट्स इन द मार्केट, और कुछ लोगों ने, सम पीपल कीप इट एज souvenir टू इट्स डिस्ट्रक्शन. लोगों ने, जैसे हमारे घर में हम अपने मेडल्स घर में सजा के रखते हैं, वैसे ही उन्होंने उन स्टोन्स को एक यादगिरी, एक मेमोरी बोल के रखा और अपने घर में उसको रखा था. इसी प्रकार से कुछ लोगों ने मार्केट में सेल कर दिया, कुछ लोगों ने अपने घर में मेमोरी बोल के रख दिया. सो हियर इन द बिगिनिंग व्हाट वी हैव सीन दैट बिकॉज ऑफ किंग one who attack on the people, the rumor, when the rumor spread, जब rumor फैला तो लोगों ने Bastille Fort पे अटैक किया. यही है रेवोल्यूशन.
It started revolution when injustice happen upon people. जब अन्याय होता है तो लोग आवाज उठाते हैं। आपको ये पता है 1857 में क्या हुआ था? इन 1857 मंगल पांडे जैसे इंसान ने आवाज उठाया था। क्यों उठाया था? He was against the रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ब्रिटिशर्स। यही टर्म्स एंड कंडीशंस जो गलत थी उसके खिलाफ एक सैनिक ने, एक सोल्जर ने अपनी आवाज उठाई थी। दैट इज रेवोल्यूशन, दैट स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिगिनिंग। वो ही होती नया एरा स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से यहाँ लोगों ने आज बैस्टिल फोर्ट पे 14 जुलाई 1789 के दिन यहां लोगों ने यहां रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। सो हियर व्हाट टुडे वी हैव सीन द बैस्टिल फोर्ट वेयर ऑन द पीपल ऑफ फ्रांस, पेरिस, eastern part of the country, they attacked on Bastille Fort. And what happened next? People started rioting both in Paris and in the countryside. Onward, इसके आगे क्या हुआ? लोग शहर के अंदर या गांव के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेरिस में या पूरे फ्रांस के अंदर अलग अलग जगह जहां भी अन्याय हो रहा है, जहां भी इनजस्टिस हो रहा है, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। Most of the people protesting against the higher prices of bread. A new topic. धीरे धीरे क्या हो रहा था? फ्रांस के अंदर जो प्रोडक्शन था हार्वेस्ट का वो कम हो रहा था। पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा था। ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ में हार्वेस्ट कम होते जा रहा था। इसलिए ब्रेड, लोग ऑप्शन में ब्रेड खाना स्टार्ट कर देते। पीपल स्टार्टेड टू ईट ब्रेड एंड इसी ब्रेड की कीमत बढ़ती जा रही थी। सो जस्ट That is why people became angry. आतंकवादी सटकली लोग गुस्से में आ गए और लोगों ने बढ़ते हुए इस ब्रेड की कीमत के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना चालू कर दिया। When people raise their voice, when there is injustice, when they have any problems, people raise their voice. यही भी वही हुआ, फ्रांस के अंदर भी वही हुआ। लोगों ने बढ़ते हुए ब्रेड की कीमत के खिलाफ आवाज उठाई। Moving ahead, now you can see, easily observe. So this is the Bastille Fort. Now you can see the people of here, France, in eastern part of the Paris, people gathered over, people attacked for weapons on the Bastille Fort. You can see Bastille Fort. ये Bastille Fort को 14 जुलाई 1789 में लोगों ने तहस नहस कर दिया था, पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया था। इसके जो फ्रैगमेंट्स थे, इसके जो टुकड़े थे, लोगों ने घर में रखे और या मार्केट में बेचे थे। You can see easily see. I hope you understood the topic. इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी द बैस्टिल फोर्ट। यही बैस्टिल फोर्ट है। आई होप दिस इज यू अंडरस्टूड बैस्टिल फोर्ट। सी द पीपल ऑफ फ्रांस, दे आर डूइंग अटैक ऑन बैस्टिल फोर्ट एंड द वेपन्स एंड द अटैक ऑफ हु? दैट इज ऑफ द किंग्स पीपल। नाउ मूविंग अहेड, हमारा अगला टॉपिक वो है हमारा दैट इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सी, एक था राजा, एक थी रानी। नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई, यहां कहानी स्टार्ट होती है। लुइस 16, द किंग ऑफ फ्रांस, लुइस 16, वन हु इंक्रीज द टैक्सेस, ओके, मोनार्की सिस्टम, एंड ही मैरिड टू द प्रिंसेस, बड़ी सुंदर राजकुमारी है, मैरी एंटोनेट, जर्मनी के हैं, इनसे शादी किया था। Now, say, king married to the Marie Antoinette, King Louis XVI from the Bourbon family in 1774. You can see Louis XVI जो एक रॉयल फैमिली से आए थे, बोर्बन फैमिली से आए थे, और 1774 में at the age of 20 he became the king and he married to the ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है वो है हमारी रानी मैरी एंटोनेट, उनसे शादी किया था, प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। सो आई होप, राजा का नाम है लुइस 16, फ्रांस के राजा है, उम्र के 20 साल में 1774 में ही बिकेम द किंग। मोनार्कियल सिस्टम, बोर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड ही मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। सो व्हेन दे मैरिड आफ्टर सम इयर्स, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई क्या हुआ। एक कहानी में ट्विस्ट आया। व्हाट हैपेंड? द न्यू किंग फाउंड the empty treasure because of financial long years war drained to resource of France. क्या हो रहा था? कई सालों से यहां वॉर में राजा का पैसा खर्चा हो रहा था, इसके चलते राजा की ट्रेजर, राजा का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया था। The treasure was empty. So a king has to perform so many duties. एक राजा को बहुत सारे काम करने होते हैं। क्या काम करने होते हैं राजा को? See, cost of maintaining extravagant court,
राजा का जो कोर्ट था काफी वर्सलाइज जो कोर्ट था काफी बड़ा था और उसको मेंटेन करने के लिए वर्सलाइज इस पैलेस को मेंटेन करने के लिए काफी खर्चा होता था। A king has to perform so many duties. You can easily identify. आप देख सकते हो राजा को बहुत सारे काम करने होते हैं और राजा को यूनिवर्सिटी मेंटेन करना होता है, सोल्जर्स के पेमेंट होते हैं, कोर्ट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, इन सभी की पेमेंट होता है। तो ये सारे काम करने के लिए राजा को चाहिए पैसा और ट्रेजर राजा का काफी क्या है, एम्प्टी है। सो दैट्स व्हाई द किंग इंक्रीज द टैक्सेस। व्हाई डिड, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई डिड Louis XVI increased the taxes in 1774. Why did he increase? Because the king has to perform so many duties. See, under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. France का दुश्मन ब्रिटेन था। फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन होने की वजह से यहां जो वॉर चल रहा था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज का जो वॉर चल रहा था, उस वॉर को हेल्प करने के लिए अमेरिका, जिसका वॉर ब्रिटेन के साथ चल रहा था, उस ब्रिटेन को ब्रिटेन जो फ्रांस का दुश्मन था, यहां पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रांस ने हेल्प किया। 13 अमेरिकन कॉलोनीज को यहां पे अमेरिका को यहां फ्रांस ने हेल्प किया अगेंस्ट अपनी दुश्मनी ब्रिटेन के साथ निकालने के लिए। देखिए पूरा पैसा राजा का कैसा यहां पे खर्चा हो रहा है। The king has given his money to the 13 American colonies. Already the king has to perform so many duties. पहले से राजा को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और यहाँ पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज को राजा ने पैसा दे दिया है, तो ट्रेजरी पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगा। See, the war added $1 billion to the debt. पहले से ही 13 अमेरिकन कॉलोनीज को पैसा दे दिया, यहां पे राजा के ऊपर लीवर द करेंसी ऑफ फ्रांस उस समय लीवर करेंसी था और इसकी वजह से वॉर की वजह से सरकार राजा का ये पूरी तरह से कर्जे में डूब गया था। और सम पीपल ऑफ द फ्रांस, जो फ्रांस के जो वेल सेटल्ड पीपल थे, उन लोगों ने राजा को लैंडिंग पैसा उसना दिया था, वो लोग, नाउ दिस पीपल, द पीपल हु हैज गिवन मनी टू द किंग, दे आर डिमांडिंग देयर मनी बैक। वही लेंडर अब राजा को पैसे मांग रहे, वो भी 10% के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। व्हाट डिड द किंग डू? लेंडर्स हु हैज गिवन द स्टेट क्रेडिट, जिन लोगों ने राजा को पैसा दिया था, नाउ बिगेन टू चार्ज देयर मनी with whom 10% इंटरेस्ट। लोगों ने, जिन लोगों ने पैसा दिया था, वे सारे लोग अब 10% के साथ में लोन का पैसा मांग रहे, उनका पैसा भी और उस पर टैक्स भी मांग रहे हैं। सो 10% इंटरेस्ट भी मांग रहे हैं। सो हियर मूविंग अहेड, गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मनी ऑन, नाउ यू विल कम टू द पॉइंट, राजा को क्या काम करने होते हैं, गवर्नमेंट कहां पैसा खर्चा करता है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग व्हाट? Army, court, running of government offices, universities. A king has to perform so many duties. राजा को जो सरकार चलानी पड़ती है, उसको बहुत सारी जगह पे पैसा खर्चा करना पड़ता है। Already lending had given the money, but now they are demanding their money with interest, and a king has to perform so many duties. Court मेंटेन करना है, आर्मी मेंटेन करनी है, यूनिवर्सिटी मेंटेन करने, डिफरेंट ऑफिसेस है राजा के, तो कोर्ट है, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट से यूनिवर्सिटी मेंटेन करना है। सो स्टेट हैज नीड मनी टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस। रोज के जो खर्चे हैं, इन सभी खर्चे को चलाने के लिए राजा को पैसे की जरूरत होती। दैट्स व्हाई the king increased the taxes. Now I hope you understood the question that why did the Louis XVI increase the taxes? राजा ने टैक्सेस क्यों बढ़ाए, उसका आंसर आपको समझ में आया होगा। The state forced the increased taxes. Now in 18th century the France society was divided in 3 different state society, a particular group of people. 18th century में फ्रांस ये 3 अलग अलग सोसाइटीज में डिस्क्राइब बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी लोग, सेकेंड स्टेट नोबेलिटी, एंड द थर्ड स्टेट देयर आर सम पीपल, दे आर इन दिस वे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स इन सेकेंड स्टेट। नाउ इन थर्ड स्टेट, सो सी थर्ड स्टेट में यहां पे 3 तरह के लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स है, कोर्ट ऑफिसर्स है, लॉयर्स है। ये लोग बिजनेस करते हैं, अदर कंट्री के साथ में बिजनेस करते हैं, दे रन गुड मनी, उनके पास में अच्छा पैसा है। बट पीजन एंड आर्टिस्ट जो लोग थे, उनके पास में थोड़ा कम पैसा था, वो अपने बेयरली सर्वाइव करते थे। और सबसे कम स्मॉल पीजन्स, लैंडलेस लेबर, ये लोग थे जिनके पास में बहुत ही कम पैसा था, वो मजदूरी करते थे।
So here we come to know that in French society, in French Revolution, when we are talking about 18th century, particularly जब 18th century की हम बात करते हैं तो फ्रांस की सोसाइटीज 3 हिस्सों में बटी थी। 3 स्टेट मतलब सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल। यहां मेंबर्स जो थे केवल ओनली द थर्ड स्टेट पे द टैक्सेस। कीप इन माइंड, याद करो कि केवल थर्ड स्टेट पे टैक्सेस करता है, पहला स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्सेस पे नहीं करता है। फोर्थ स्टेट क्लर्जी टैक्स नहीं पे करता है। नोबिलिटी, ये जमींदार लैंडलॉर्ड्स थे, ये टैक्स नहीं पे करते। क्लर्जी, वन हु वर्शिप इन द कंट्री, दे डोंट पे द टैक्सेस। नोबिलिटी, द पीपल, दे आल्सो लैंडलॉर्ड पीपल, they take the services from the third state but they don't pay the taxes. Here big businessman, merchants, lawyers. Now in third state, big businessman, merchants, court officers, lawyers, these people do the trade. ये लोग ट्रेड करते हैं, ये ऑफिसेस में डिफरेंट काम करते हैं। They are well settled, but peasant and artists and small landless peasants and labor, they do daily wages. ये लोग daily wages पे काम करते हैं, barely survive करते हैं। So only the third state pay the taxes and fourth and second state टैक्स नहीं पे करते। सीधी सीधी बात है, पहला स्टेट सेकंड स्टेट टैक्स नहीं पे करता है, ओनली द थर्ड स्टेट पे द टैक्सेस। ये अच्छी बात नहीं है। और थर्ड स्टेट पे इसका 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर ये काफी बर्डन फ्रांस के अंदर थर्ड स्टेट के ऊपर आ गया था। ओके, व्हाट वी डिस्कस टुडे, बैस्टिल फोर्ट पे कैसे अटैक हुआ, देन वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक व्हाई द किंग हैज टू, राजा को किस प्रकार से पैसा अलग अलग जगह खर्चा करना पड़ता है, ये हमने पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस मूविंग अहेड पीजेंट्स। अब फ्रांस के अंदर जो 90% लोग थे वो पीजेंट्स का पॉपुलेशन था, लेकिन लैंड जो था वो 60% जमीन इन नोबल्स के पास में थी। सी 90% पॉपुलेशन ये किसानों का है, लेकिन किसानों के पास में खुद की जमीन नहीं है। जमीन किसके पास में, लैंड इज बिलोंगिंग टू द नोबल्स। 60% जमीन नोबल्स के पास में है। नोबल्स इन किसानों को अपने घर में, खेत में, आर्मी में और रोड कंस्ट्रक्शन में काम करवाता है। See, the land is owned by the nobles 60% of the richer member of the third state. कुछ ही a few numbers of people are there in third state. They are having the land and 60% land is belonging to whom? Land is the possession of whom? Nobles. Here clergy and nobility, they have certain right by birth. Clergy and nobility को जन्म से certain privileges है। Now what is mean by privileges? Privileges का मतलब क्या होता है? Certain right by birth. इन लोगों को जन्म से अधिकार है। क्या अधिकार है? They are not paying taxes. They are having the exemption of paying taxes. ये टैक्स नहीं पे करते हैं, टैक्स लोगों से लेते हैं। क्लर्जी टैली नाम का टैक्स लेता है। नोबिलिटी, नोबल पीपल, लैंडलॉर्ड्स पीपल, दे टेक द सर्विसेज। उनके घर में काम करो, खेत में काम करो, उनके लिए आर्मी में काम करो, उनके लिए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम करो, इतने सब काम करने को लगाता है। नाउ सी टैक्सेस, ओनली द थर्ड स्टेट इज पेइंग टैक्सेस। नोबल्स एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, इनके पास में सर्टेन प्रिविलेजेस है। अब ये प्रिविलेजेस किस प्रकार के, देखो, फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सेप्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। किसानों से ये नोबल उनसे कुछ टैक्सेस लेते हैं। कैसे लेते हैं? So peasants जो है, peasants are obliged to render services to the lord. किसान थर्ड स्टेट के नोबल को इस प्रकार से सर्विस दे रहे हैं। टू वर्क इन द हाउस, उनके घर में काम करे। डोमेस्टिक जो भी हाउस होल्ड कोर्स होगा, क्लीनिंग, वॉशिंग जो भी काम होगा वो कर रहे हैं। फिर उनके खेत में काम कर रहे हैं। टू सर्व इन आर्मी, उनके आर्मी में काम कर रहे हैं। आइदर दे आर डूइंग पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, तो घर में काम करो, खेत में काम करो, आर्मी में काम करो या रोड कंस्ट्रक्शन का काम करो। हियर people of third state giving services to the nobles. Now moving ahead, see what we come to know, that only the third state paying taxes and giving services to the nobles also. Church जो है, चर्च भी यहां किसानों से, थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स ले रहा है। वो टाइथ नाम का टैक्स है। एक टाइथ है, एक टैली है। एक टाइथ नाम का टैक्स जो है वो सरकार लेता है, और टैली नाम का जो टैक्स है वो चर्च लेता है। Church took the taxes from the third state and it is named as tally. तो tally नाम का टैक्स लेता है। So
और यहाँ पे एवरीडे कंजप्शन, जैसे सरकार जो है एवरीडे कंजप्शन जो भी यूटिलाइज करते हैं हम डेली नीड्स की, जो भी मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी हम टैक्सेस लेते हैं उस पर भी सरकार टैक्सेस लेते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज एवरीडे नीड्स, सॉल्ट, टोबैको. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड डायरेक्ट टैक्स टेकन बाय द चर्च, दैट इज टैली. सो टैली एंड टैक्सेस. सो हियर यू विल कम टू नो, सी यहाँ टाइथ एक टैक्स है जो चर्च लेता है, टैली एक टैक्स है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेता है. सो हियर सम न्यू वर्ड्स आर आल्सो गिवन टू अस, दैट इज लीवर्स. लीवर्स इज द करेंसी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग दी 1794. उसके बाद में ये डिसकंटिन्यू हो गई. क्लर्जी ये कौन है? ये ग्रुप ऑफ पर्सन है जो यहाँ पे स्पेशल फंक्शन जो परफॉर्म करते, वर्शिप का काम करते. टाइथ ये टैक्स है जो चर्च ने लेविड किया है, लेविड इंपोज किया है किस पे? किसानों पे. 1/10 किसानों को अपने खेत का 1/10 10वां हिस्सा जो है पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हार्वेस्ट का, ये किसको देना पड़ता है? यहां चर्च को देना पड़ता है. टैली ये नाम का टैक्स है जो सरकार को डायरेक्ट देना पड़ता है. तो टैली एंड टाइथ, दीज आर द टू टैक्सेस गिवन बाय द पीजेंट्स. किसान देते हैं, थर्ड स्टेट के लोग देते हैं, और यहां पे नोबल को थर्ड स्टेट के लोग सर्विसेज देते हैं. तो हियर वी कम टू नो third state people give the taxes to the church, to the government, and as well as they are giving taxes to the whom? To the nobles. So we'll start the next topic, that is subsistence crisis. First of all, it is very important to know the meaning of subsistence crisis. Say, define the subsistence crisis. Why did it occur in France? 17 और 18 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली 18 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं. 14 जुलाई 1789 के बाद में क्या हुआ? सी, सबसिडेंट क्राइसिस इज डिफाइंड. अगर हम उसको डिफाइन करके पढ़े तो उसका मीनिंग है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर. एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन कि जिस वक्त हमारे 2 वक्त के खाने के लाले पड़ जाते हैं. ऐसी कंडीशन कि जिसमें हमारे जो बेसिक नीड्स है हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ना ही रोटी कपड़ा मकान जो प्राइमरी नीड्स है हमारी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं. हम खाना अनाज जो जिसे हम बेयरली हम जिस पे सर्वाइव करते हैं वो चीज नहीं कर पाते. सी, यू विल कम टू नो द पिक्चर दैट subsistence crisis, an extreme situation when livelihood, basic means of livelihood ये in danger में चली जाती है. ये हम complete नहीं कर पाते, fulfill नहीं कर पाते. The requirements which we depend on, ये हमारा fulfill नहीं होता है, basic needs पूरी नहीं होती है, उसी को कहते हैं subsistence crisis. So moving ahead, see what happened in 1715 से लेके 1789 के बीच में क्या हुआ. देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस का पॉपुलेशन 1715 से लेके 1789 के बीच में, ये जो 74 इयर्स का पीरियड था, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज, पॉपुलेशन बढ़ गया. ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन रोज होगा, बढ़ेगा, तो हमें खाने के लिए अनाज लगेगा. जब नंबर ऑफ हेड्स बढ़ जाएंगे तो खाने के लिए अनाज लगेगा, और जब नंबर ऑफ हेड्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें एक बात सोचने की जरूरत है, दैट द पॉपुलेशन बिटवीन दी 1715 टू 1789, within the 74 years in the France, the population of France rose from 23 million to 28 million. 23 million से लेके 28 million, 5 million पॉपुलेशन बढ़ गया. यहां पे इतना पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में लोगों के लिए यहां खाने के लाले पड़ गए थे. पीपल आर नॉट गेटिंग फूड, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था. देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट. क्यों? हार्वेस्ट बैड हो रहा था. क्यों हार्वेस्ट इतना नहीं बढ़ रहा था? देयर आर सम रीजंस. नाउ वी विल कम टू नो द डेफिनेशन, द टर्म subsistence crisis. The meaning of subsistence crisis: the population of France rose from about 23 million 1715 is about to 28 million. तो 1789 तक यहां 1715 से लेके 1789 के बीच में 74 इयर्स के बीच में 23 मिलियन से लेके 28 मिलियन पॉपुलेशन 5 मिलियन बढ़ गया था. एंड दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन. लोगों के लिए अनाज की डिमांड बढ़ी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ा हम देख सकते हैं अनाज दिन प्रतिदिन अनाज की कीमत बढ़ती रहती है. पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनाज जो जब स्टॉक लिमिटेड होगा, ऑब्वियसली मार्केट का रूल है, जब स्टॉक लिमिटेड होता है तो प्राइस राइज हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है. ऑब्वियसली प्राइस बढ़ चुकी थी. फ्रांस के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया था,
यहाँ 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया था और लोगों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। देयर आर सम रीजंस व्हाई द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट स्पेस मतलब स्पीड विद द डिमांड, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टैपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज इन रैपिडली। फ्रांस के अंदर पॉपुलेशन जब 5 मिलियन बढ़ गया तो उस समय लोगों के प्रोडक्शन, जो अनाज का प्रोडक्शन था, हार्वेस्ट बैड हो रहा था, हार्वेस्ट नहीं बढ़ा था। अनाज के पॉपुलेशन जिस राइस में ग्राफ बढ़ रहा था, उसी ग्राफ के एज पर कंपेयर टू दैट ग्राफ, उसी ग्राफ के अनुसार यहां पॉपुलेशन फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है ब्लूम नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था। तो प्रोडक्शन कम था, स्टॉक लिमिटेड था, लोगों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं था। सो दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड टू ईट द ब्रेड। इसीलिए लोगों ने स्टैपल डाइट जो ब्रेड था उसको खाने के लिए स्टार्ट कर दिया। सो व्हाट हैपेंड, मेजॉरिटी पीपल जो रैपिडली ब्रेड को खा रहे थे तो ब्रेड खाने लगे और ब्रेड की कीमत बढ़ने लगी। In France, you can see the people of France, they are demanding more bread. लोग ज्यादा ब्रेड की डिमांड करने लगे, पॉपुलेशन बढ़ चुका था, हार्वेस्ट अच्छे से नहीं हो रहा था, लोगों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं था, लोग ब्रेड खाने लगे थे, ब्रेड की कीमत बढ़ चुकी थी। रैपिडली जो फ्रांस के अंदर जो लोग बेकरी में काम कर रहे थे, बेकरी में काम करने वाले मजदूर, उनके डेली वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। यहाँ वर्कर्स जो एम्प्लॉयड थे, दोस आर द लेबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो किसी वर्कशॉप में जहां पे काम कर रहे थे, दे आर वर्किंग ऑन फिक्स वेजेस। उनका वेजेस तो वही था, ब्रेड की कीमत बढ़ रही है, अनाज की कीमत बढ़ रही है, लेकिन यहाँ मजदूर जो वर्कर्स, दोज वर्कर्स दे आर डूइंग वर्क इन बेकरी, जो बेकरी शॉप में काम करे, उनकी मजदूरी वेजेस, डेली वेजेस आर फिक्स एंड द वेजेस डिड नॉट कीप स्पेस विद द राइज ऑफ प्राइसेस। ब्रेड की कीमत बढ़ गई, यहां मजदूर, उनकी तनख्वाह, उनकी डेली वेजेस जो थी, दिहाड़ी जो थी, वो बढ़ नहीं रही थी। देखो, जब तनख्वाह होगी, जब पॉकेट में उनके पैसा आएगा तभी तो ब्रेड खरीद पाएंगे। वेजेस उतना ही है, मजदूरी उतनी है। जब वेजेस, एक वर्कर जब ब्रेड खरीदने जाएगा, पेमेंट उतना ही है, लेस पेमेंट में बढ़ते हुए प्राइस, ब्रेड की कीमत कैसे खरीद पाएगा? ब्रेड की कीमत पहले ही बढ़ चुकी थी, लोग हार्वेस्ट नहीं था, लोगों के लिए अनाज जो था वो कम प्रोडक्शन हो रहा था। ब्रेड जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, जो ब्रेड बना रहे हैं, उस ब्रेड की कीमत बढ़ गई, लेकिन लोग जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पे उनकी जो वेजेस है बढ़ नहीं रही थी। सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ गया। देयर वॉज अ गैप बिटवीन दी सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट्स, है ना, poor and rich. You can see the gap between the rich and the poor widen. ऊंचा मकान फीका पकवान, ऐसे ही हो गया। यहां सोसाइटी देखिए दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ अमीर, देयर आर नंबर फ्यू पीपल्स, कुछ ही मुट्ठी भर लोग ये रिच हुए, ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स, बेकरी ओनर्स, ये रिच हुए, और पुअर बिकेम मोर पुअर। पैसे वाले के पास में जाता है, गरीब और गरीब होता गया। So this was the gap between the society. Now the things became worse. चीजें और बुरी हुई। कब हुई? देखो, whenever the drought, सूखा गिरने लगा, hail, आसमान से ओले, ice box, hail, ice box that fall down on the harvest. हंगाम जो हार्वेस्ट, फसल जो ले रहा है, एक किसान जो खेत में फसल ले रहा है, उस फसल में बार बार ड्रॉट, सूखा गिर रहा है, hail, आसमान से ओले गिर रहा है। You can see when हार्वेस्ट ढंग से नहीं आ रहा है, आसमान से ओले गिर रहे हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो किसान करेगा क्या? ऐसे समय दिस इज लेड अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसी सिचुएशन को एक कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। किसान खेत में काम कर रहा है, ओले गिर रहा है, ड्रॉट गिर रहा है, सूखा गिर रहा है, समथिंग दैट इज अकर फ्रीक्वेंटली, बार बार 1715 से लेके 1789 के बीच में बार बार, ऑफनली, इट टेक्स अकर ऑलवेज, ये बार बार होने लगा, फ्रीक्वेंटली होने लगा। और ये फ्रांस में जब 18th सेंचुरी में हुआ, 1715 to 1789, you can imagine the drought condition, you can see drought condition, जब सूखा गिर जाता है, अनाज नहीं होता है, फसल नहीं निकल पाती है, समुद्र एक तरह से पूरा खेत, पूरी फसल यहाँ व्हाइट दिखने लगती, जितने ओले गिरते हैं, आसमान से आइस बॉक्स गिरते हैं, तो पूरी तरह से ड्रॉट और हेल की वजह से यहाँ किसान फसल नहीं ले पाए। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, यू कैन सी दिस पिक्चर दैट द होल फील्ड इज फिल्ड विद द आइस बॉक्स से भर गई। और यही हार्वेस्ट, हेल गिरते हैं, हेल आसमान से ओले गिरता है,
और यहाँ ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक में लास्ट कुछ न्यू वर्ड्स भी हैं. व्हाट इज मीन बाय सबसिडेंट क्राइसिस? Subsistence crisis, an extreme situation where the basic needs of livelihood are in danger. So here we come to know anonymous, मतलब जिसका नाम unknown है. यहाँ हमने दो टॉपिक कवर के, बेस्टिंग फोर पे अटैक की हुआ, एंड दैट इज सेकेंड टॉपिक, दैट इज सबसिडेंट क्राइसिस. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. अगर कुछ डाउट्स हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक. थैंक यू.